अच्छा, हमारा जो टॉपिक था वो था ओनरशिप के हवाले से। हमने पिछले हफ्ते जो था इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ लिया था कि इस्लाम के अंदर ओनरशिप का क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिकली तो हर चीज अल्लाह ताला से बिलोंग करती है, जमीन पर जो भी है अल्लाह ताला मालिक है हर चीज का। लेकिन उसके अलावा जो है इसका कॉन्सेप्ट इस्लामिक लॉ में जो है वो ओनरशिप का मिल्कियत के हवाले से भी है, यानी लैंड ओनरशिप की बात करें या प्रॉपर्टी की ओनरशिप की बात करें अगर, तो इसका थोड़ा सा हम रिवाइज करते चलें। लिटरली इसकी मीनिंग है द स्टेट of containing a thing and a liability to dominate and dispose of it। यानी किसी भी चीज का, किसी भी प्रॉपर्टी की के ऊपर इतने राइट्स होना, उसके ऊपर अगर आप चाहें तो उसको डिस्पोज ऑफ कर सकें, चाहे तो आप खुद इस्तेमाल करें, यानी उसके हर तरह के फैसले के आप मालिक बन जाए और वो चीज आपसे ताल्लुक रखती हो, आपके नाम से पहचानी जाए, तो उसे हम कहते हैं मिल्कियत। टेक्निकली इस्लामिक relationship between a human and a property which renders the property specifically attached to him and which gives the owners the right to deal in the property unless there is a legal impediment to specific dealing। यानी या तो कोई जो है वो लीगल उसके अंदर अगर कोई आ जाती है हिंड्रेंस तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज अगर वो बंदा जो है कोई प्रॉपर्टी उससे बिलोंग करती है तो वो उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, उसको पास उसको डिस्पोज ऑफ करने का राइट हो, यानी उसको बेच सकता हो। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब बेच सकता हो चाहे तो। जैसा कि अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो उसके अंदर सारी बात ये होती है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, आप चाहें तो उसको इस्तेमाल करें, चाहे तोड़ें फोड़ें, चाहे उसको जो भी करें, यानी डिस्पोज ऑफ करने का मकसद ये होता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, हमने पिछली क्लास में भी कहा था कि भाई कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला कहता है कि जो है दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी उसकी एब्सोल्यूट ऑनरशिप अल्लाह ताला से ताल्लुक रखती है। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि मैंने ये सारी चीजें इंसान के लिए बनाई और उसको अपना जो है वो यहाँ पर असिस्टेंट मुकर्रर किया है। अब जैसे हम इसके अंदर एक कुरानिक वर्स है, ठीक है, आले इमरान से, उसका एक तस्करा है ये कि ओ मोहम्मद, ओ अल्लाह, लॉर्ड ऑफ ऑल डोमेन, यू bestow sovereignty on whom you will and take it away from whom you please, to exalt whom you will and abase whom you please, only in your power there is all good, indeed you have power over all things। यानी ए मोहम्मद, अल्लाह ताला जो है आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो अता करता है, ठीक है। कुल्लिल्लाहुम्मा मालिक आलिक, इसके अंदर कहता है कि मालिक अल मुल्क के तो अल मुल्क के मन तशाओ, यानी ए अल्लाह ताला हर चीज आपसे ताल्लुक रखती है और आप जिसे चाहें वो देते हैं बेहतरीन हुकूमत, और जिसे चाहें आप बेहतरीन अपने जिससे आप खुश हो अल्लाह ताला आप उसको देते हैं, और आप हर चीज के ऊपर कादिर हैं। आप जिसे चाहें इज्जत दें, जिसे चाहें जिल्लत दें, यानी जैसे बतौइजो मंतशा जिल्लो मंतशा बियादी कल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, ठीक है। और अल्लाह ताला हर शे पर कादिर है। तो सबसे पहले बात की अल्लाह ताला चाहे तो किसी को सॉवरेंटी अता करें, यानी हुकूमत व तंज़िउल मुल्क को, यानी किसी को चाहे तो सॉवरेंटी अता करे, बेमन तशा व तो इज़ो, यानी जिसे चाहे उसे इज्जत अता करे, व तो जिलो मन तशा, जिसे चाहे जिल्लत अता करे, बियादी कल खैर, यानी ये सब कुछ अल्लाह ताला से ताल्लुक रखता है। इन्ना का अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर शे पर कादिर है। तो अल्लाह ताला अपना तारुफ करा के इंसान से कहता है कि हर चीज के ऊपर मैं कादिर हूँ, चाहूँ तो किसी को जो चीज बेहतरीन अता करूँ या चाहूँ तो देकर फिर वापस ले लूँ। यानी ये सारी चीजें जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करती हैं कि कोई भी शख्स ये ना समझे कि मैं जो है वो बस मैं हूँ, हर चीज का मालिक मैं हूँ और ये चीज मेरी है तो मेरी है। लेकिन अल्लाह चाहे तो वो चीज सेम किसी और को भी दे सकता है, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज व्हिच कुड नॉट बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल, यानी वो प्रॉपर्टीज जो जिसका मालिक कोई एक शख्स कभी नहीं हो सकता। उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, यानी वो तमाम चीजें सबसे पहले आती हैं पब्लिक यूजेज में, जो है जो पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर आती है, ठीक है। पब्लिक यूजेज द प्रॉपर्टीज दैट आर स्पेसिफाइड फॉर पब्लिक यूजेज। मिसाल के तौर पर रोड है, रास्ता है, उस पर सारी दुनिया आती जाती है, तो कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि ये रोड मेरा है। कोई गली है जहां से पब्लिक की जो है वो आने जाने की जगह है, या कोई जैसे ऐसी जगह है जहां से लोग जो है
पानी पीते हैं, जैसे दरिया है या जैसे समंदर है, वहां पर लोग जाते हैं, वहां पर लोग जो है वो वहां के पानी को इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाटर कोर्स हो जाता है, जैसा नेचुरल वाटर कोर्स होते हैं, आबशार है, तो उसको कोई भी शख्स ये नहीं कहता कि कह सकता कि मैं इसका मालिक हूँ, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो पब्लिक यूजेज के लिए होती हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ओनरशिप ऑफ वक्फ। कोई चीज अगर अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दी गई और लोगों के इस्तेमाल के लिए, जैसे आपने बहुत सारी अभी अपने पास जो हमारे अपने कैंपस की जो बिल्डिंग है वो वक्फ प्रॉपर्टी में आती है। ठीक है। जैसे ये अभी यूनिवर्सिटी को वक्फ कर दी गई है कि एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज हो। The ownership of waqf would not be transferred to the parties except with the Sharia justification. जब तक कि कोई शरई उसके अंदर मामलात नहीं आ जाते, यानी कोई किसी यतीम की प्रॉपर्टी है या फिर उसका कोई ओनर निकल के आता और वो कहता है कि नहीं जी मैंने तो ये वक्फ नहीं की, और फिर जो है उसके बाद उसके बारे में लीगल अगर जो है वो वहां से मिल जाता है हमें कोई सबूत, तो फिर वो उसको प्रॉपर्टी मिल सकती है। अदरवाइज अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी है तो उसको भी कोई भी शख्स वो किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई और उसका मालिक नहीं बन सकता। या बैतुल माल के अंदर जैसे कोई चीजें मौजूद है, बैतुल माल would not be sold by authorities unless with the consideration of public interest. यानी जैसे बैतुल माल के अंदर वो चीजें आती है जो ज़कात के अंदर, कोई भी शख्स ज़कात अगर निकालता है तो बैतुल माल में जमा कराता है, या कोई शख्स अगर वैसे ही अपनी प्रॉपर्टी चाहता है कि अल्लाह ताला के बंदों के काम आए और उसको वो बैतुल माल में जमा कर दे। बैतुल माल उसे कहते हैं जो कि पूरी की पूरी जो स्टेट है उसके सिटीजन्स के काम में आने के लिए वहां पर प्रॉपर्टी होती है, यानी वहां पर पैसे होते हैं और उससे लोगों की हेल्प की जाती है। तो बैतुल माल में अगर कोई चीजें मौजूद हैं तो वो सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यूज होंगी, अदरवाइज उसको कोई भी शख्स जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब हमारे पास आगे टाइप्स ऑफ ऑनरशिप। अच्छा, टाइप्स ऑफ ओनरशिप के अंदर हमारे पास जो बड़ी बड़ी जो उसके अंदर हमारे पास डिविजन्स हैं वो क्या है। सबसे पहले तो बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ ओनरशिप, यानी कि मिल्कियत या फिर हम कहेंगे किसी भी चीज की जो है वो मालिक होने की जो एक लिमिट है वो उसके ऊपर अगर कुछ डिपेंड करता है, उसमें जो है वो कंप्लीट ओनरशिप हो गई या पार्शियल ओनरशिप हो गई। यानी एक ओनरशिप इटसेल्फ जो है वो दो किस्म की होती है किसी भी प्रॉपर्टी। एक तो ये है कि एक सोल ओनर है किसी भी प्रॉपर्टी का, दूसरा क्या है कि वो उसके अंदर को ओनर्स हैं, दूसरे भी उसके अंदर मालिक है, अप टू सम एक्सटेंट उनका हिस्सा लिखा हुआ है, कोई 50% का मालिक है, कोई अगर 20% के आ गए तो वो जो है 5 बंदे मालिक हो सकते हैं, को ओनर्स कहलाएंगे फिर। लेकिन अगर कोई शख्स सिंगल किसी प्रॉपर्टी का मालिक होता है तो वो कंप्लीट ओनर कहलाता है। ठीक है। बेस्ड ऑन ओनर्स, यानी जो है वो ओनर्स की अगर बेस के पर हम देखें, ओनरशिप की बेस पर जो हमने जो है उसकी की है ओनरशिप, यानी कि मिल्कियत की जो हमने पार्ट वो किए हैं, तो उसकी जो क्लासिफाई किया है उसको कि एक कंप्लीट है और एक पार्शियल है। और बेस्ड ऑन ओनर्स अगर मालिक के हिसाब से हम उसकी जो है वो करें डिस्ट्रीब्यूशन करें या उसकी क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले जो पब्लिक ओनरशिप आ गई जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें होती हैं, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, पब्लिक जो है वो यूनिवर्सिटीज हो गई सारी की सारी, या फिर कहीं से कोई मैंने आपको बताया कि कोई पब्लिक वे हो गया। उसके बाद होगी प्राइवेट ओनरशिप, यानी किसी एक सिंगल पर्सन से बिलोंग करती है कोई चीज। और एक हो गई आपकी नेशनल ओनरशिप, जिसे हम बैतुल माल कहते हैं। नेशनल ओनरशिप के अंदर आपके पूरे मुल्क की जो है वो सबका सबकी उसके अंदर जो है वो मिल्कियत होती है, सबकी जो है ओनरशिप होती है उसमें। ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ ओनरशिप कैपेसिटी में तो सबसे पहले कंप्लीट ओनरशिप की हम जो है टाइप पढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ द एंटायर राइट और एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉपर्टी बाय ओनर एंड एक्नॉलेज्ड बाय शरिया इंक्लूड द ओनरशिप ऑफ कॉर्पस एंड यूजुफ्रक्ट। यानी इसमें दो किस्म की ओनरशिप हो गई। एक ओनरशिप हो गई कि आपको पूरी बिल्डिंग है या पूरा का पूरा जो भी चीज जो कहते हैं इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी कंप्लीट आपकी है, या सिर्फ आपको इस्तेमाल करने का राइट है। इसमें दोनों आ गए। ठीक है। कंप्लीट ओनरशिप सिर्फ यूजुफ्रक्ट जो है, जैसे कि लीज प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसके अंदर जैसे आप देखें ना कैंटोनमेंट इलाके की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिर्फ इस्तेमाल कर सकते होते हैं
वो कंप्लीट उसके कॉर्पस यानी उसके पूरे मलबे के आप मालिक नहीं होते हैं। अच्छा, फिर आप सिटी में आ जाएं तो इसके अंदर आपके पास जो रजिस्टर्ड आपकी डीड होती है, सेल डीड होती है, जिसमें आप पूरे उसके मालिक होते हैं। या मिसाल के तौर पर जैसे फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स के अंदर क्या होता है कि आप पूरी की पूरी बिल्डिंग के मालिक नहीं है, आपको आपके पास सिर्फ एक फ्लैट है, आप उसमें रह रहे हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको तोड़ नहीं सकते, नहीं, ठीक है ना, उसमें आप तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आपने अपना फ्लैट तोड़ दिया, पूरा का पूरा निकाल दिया वहां से और फिर आप दोबारा उसको बना रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते, पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी इस तरह से। तो उसमें आप कॉर्पस के मालिक नहीं है, उसमें आप यूजुफ्रक्चर या ओनरशिप है। अच्छा, कॉर्पस की है कि आप देखें जैसे आपके पास घर होते हैं, फिर आप पूरा उसको तोड़ फोड़ के बना भी सकते हैं, उसमें जो चीज चाहे कर सकते हैं, तो वो कंप्लीट ओनरशिप आपकी आ गई। अब ओनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कंप्लीट ओनरशिप? नंबर 1, अ पर्सन हु कंप्लीटली ओन्स अ प्रॉपर्टी, यानी पूरा उसका मालिक है, उसको आप क्लेम कर रहा है या फिर उसका क्लेम जो है वो कंप्लीटली सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स है। द ओनर हैज द राइट टू फुली एक्सप्लॉइट द यूजुफ्रक्ट, यानी ओनर के पास ये हक हासिल होता है कि वो चाहे तो उसको पूरा मुकम्मल इस्तेमाल कर सकता है, उसका इस्तेमाल किसी और के हवाले कर सकता है, यानी उसको कंप्लीट तौर पर जो है हुकूक हासिल होते हैं उसमें। इस तरह जैसा कि अगर किसी के पास कोई फ्लैट है, उसके पास यूजुफ्रक्ट का पूरा राइट है, वो चाहे तो उसको किसी और के हवाले यानी कि रेंट पर भी दे सकता है, चाहे तो वो खुद रहे, चाहे तो अपने किसी रिश्तेदार को रहने के लिए दे, चाहे तो ज्यादा लोग रहें चाहे कम रहें, यानी कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन वो यूजुफ्रक्ट की कर सकता है। Number 3, there is a limitation of our complete ownership. Number 4, if the property is broken due to action of the owner, there is no guarantee charged upon the owner. यानी मिसाल के तौर पर अगर मिसाल के तौर पर किसी से मालिक है, मालिक से अगर प्रॉपर्टी के अंदर कोई तोड़ फोड़ होगी तो उससे कोई भी शख्स जो है आकर के ये नहीं कहेगा कि आपने प्रॉपर्टी तोड़ के अंदर तोड़ फोड़ की, लिहाजा आप जो है वो इस नुकसान को भरें। तो ओनरशिप ये है, ओनरशिप का मतलब है कि उसके अंदर आप मिसाल के तौर पे, अच्छा अगर फ्लैट की हम बात करें तो फ्लैट के अंदर कोई प्लस्तर करवा रहा है, कोई दरवाजा दूसरा लगा रहा है, तो इतना तो उसको भी राइट होगा, बेशक वो उसको खाली इस्तेमाल कर रहा है, पूरा नहीं तोड़ सकता, लेकिन कारपस अंदर से थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। उससे कोई नहीं आके पूछेगा कि जनाब ये आपने क्यों किया, कैसे किया, क्योंकि वो मालिक है। अच्छा, द कंप्लीट ओनरशिप कैन नॉट बी रिमूव, ठीक है, ऐसा है कि जो कंप्लीट ओनरशिप है, जब तक कि वो शख्स अपनी ओनरशिप खत्म नहीं करता यानी वो सेल नहीं कर देता, कोई भी शख्स उसकी जगह नहीं लेगा आकर। पार्शियल और इनकम्प्लीट ओनरशिप, जहां पर अगर कोई शख्स को ओनर है तो क्या होगा? means that a person only own one aspect of the property, either its corpus or usufruct. पार्शियल ओनरशिप के बाद मतलब कि अगर ऐसा है कि वो प्रॉपर्टी मुकम्मल उसके पास नहीं है, जैसा कि हमारे पास लीज वाली प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया कि लीज प्रॉपर्टीज बीसी में आएंगी कि जैसा कि उसके अंदर उसको तोड़ फोड़ नहीं सकता लेकिन इस्तेमाल पूरा कर सकता है, थोड़ा बहुत अगर उसके अंदर चेंजिंग करनी तो वो भी कर सकता है। There are two categories: having ownership of the corpus without its usufruct happen when the owner of the property owns the property but does not own the right to use property, जैसा कि मॉर्टगेज प्रॉपर्टी हो गई ना, जैसे उसने अगर अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी तो वो मालिक तो है, लेकिन क्योंकि वो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज हो गई है तो अब क्या होगा कि वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ उसके पास क्या होगा, उसकी ओनरशिप होगी। अच्छा, नंबर 2, हैविंग ओनरशिप ऑफ द यूजुफ्रक्ट विदाउट इट्स कॉर्पस, उसमें क्या एग्जांपल आ जाती है? A person may own the usufruct of a property without the property, its corpus, the characteristics of partial ownership. अब इसके क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ये है कि नंबर 1, the partial ownership could be restricted based on the time, place and features. यानी जो यूज करने का जो राइट है वो कुछ खास टाइम के लिए है, ठीक है, या फिर ये कि किसी खास उसके अंदर जो फीचर्स हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। The ownership of the usufruct could not be, usufruct का मतलब होता है इस्तेमाल करना, ठीक है, एक यूज करना। could be asked for compensation, यानी जैसा कि अगर कोई किराए पे रह रहा होता है तो वो कंपनसेट कर रहा होता है, यानी किराया दे रहा है। The partial ownership of a usufruct could not be inherited, ठीक है।
अगर आपके पास सिर्फ इस्तेमाल करने का राइट है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने रेंट पर कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, तो वो इनहेरिटेंस के जरिए ट्रांसफर नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, जब आपका अगर मिसाल में किसी बंदे के ने प्रॉपर्टी रेंट पर ली है, उसको इस्तेमाल कर रहा है, या फिर उसके खाली कुछ फीचर्स को इस्तेमाल करने की इजाजत है, तो फिर जब कभी भी उसकी डेथ हो जाएगी तो वो प्रॉपर्टी उसके बच्चों को इनहेरिट नहीं होगी। उसके बच्चों को अगर वही सेम प्रॉपर्टी चाहिए तो उनको दोबारा किराए पे लेना होगा। अच्छा, अब टाइप 2 पे आ जाते हैं, बेस्ड ऑन ओनर प्राइवेट ओनरशिप। ओनर्स के ऊपर डिपेंड है, ओनर्स कितने किस्म के हो सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर। प्राइवेट ओनरशिप refers to the ownership of a property by individuals or a group of individuals। यानी या तो एक बंदे की कोई एक बंदा उसका मालिक है, या फिर उसके ऊपर उसका मालिक जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल यानी एक से ज्यादा लोग हैं। इंडिविजुअल ओनरशिप में तो मैंने आपको बताया कि सोल ओनर हो गया, पूरी प्रॉपर्टीज की हो गई। फिर दूसरा होगा ज्वाइंट ओनर्स। तो ज्वाइंट ओनरशिप के अंदर पार्टनरशिप भी हो सकती है, यानी 50-50% का भी शेयर हो सकता है, इसमें शेयर होल्डर्स आएंगे सारे। अच्छा, पब्लिक ओनर जो होते हैं, पब्लिक ओनरशिप में कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी? ठीक है, refers to the properties that are owned by the whole community and not owned by any individual or a group of people. The main form of public ownership is in Islamic jurisprudence are al-Marafiq al-Amma, यानी जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया कि जैसे वक्फ प्रॉपर्टीज आ गई, अलहीमा, वक्फ खैर, यानी एक उसके अंदर आ गई जैसा कि प्रॉपर्टी हमारे पास जो नेशनल ओनरशिप के अंदर भी आती है, सॉरी नेशनल वाली आती है, अल-मराफिक अल-अम्मा, जैसा कि हमने ये पहले यहाँ पर मैंने आपको बताए थे। जैसा हाँ, ये आ गई हमारे पास ओनरशिप के ऊपर बेस थी। उसके अंदर आपके पास क्या था, ये अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये आ गया हमारे पास पब्लिक यूजेज के लिए है, तो उसके अंदर आपके पास आ गई अलम्मा वाली जो पहला है फर्स्ट, या फिर वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फुल खैर है, वो प्रॉपर्टी नहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वो प्रॉपर्टी जो कि जैसे पब्लिक रोड है, रास्ता है, या पानी है जिसे सब लोग इस्तेमाल करते हैं पब्लिक, तो वो सारी चीजें आ गई। अब हम आ जाते हैं वापस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये नेशनल ओनरशिप आ गई, तो डिपार्टमेंट ऑफ एन इस्लामिक गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ द कलेक्शन, मैनेजमेंट एंड expenditure of the national and the public properties। The property of the बैतुल माल could be movable या immovable, दोनों किस्म की उसमें प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। गवर्नमेंट के पास अगर कोई प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि टैक्स के जरिए हासिल की गई हैं या फिर ज़कात के जरिए हासिल की गई हैं, जिसको उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूज करना है, तो वो किसी एक शख्स की प्रॉपर्टी नहीं है। कोई भी शख्स उसको इस्तेमाल अपने मकासद के लिए नहीं कर सकता, बल्कि नेशनल जो है पर्पस के लिए या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, मेथड्स ऑफ द ओनरशिप एस्टेब्लिशमेंट, उसका तरीका क्या होगा, ओनरशिप कैसे एस्टेब्लिश होगी? ठीक है, टेकिंग पोजीशन ऑफ द परमिसिबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो उसकी जब तक उस प्रॉपर्टी की पोजीशन नहीं मिल जाती तो ओनरशिप कंप्लीट नहीं होती। तो सबसे पहले क्या है कि उसकी लीगल आपके पास परमिशन हो उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए, और आप उसको हासिल करते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर इस्टेब्लिश ऑफ कंप्लीट ओनरशिप। कंप्लीट ओनरशिप किस तरह होगी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ओनरशिप होगा, यानी या तो आएगी आपके पास खरीदी हुई होगी आपकी, ठीक है। अगर आपने उसको खरीद लिया तो बाय वे ऑफ ओनरशिप आपके पास आ गई, और अगर आपने उसको खरीदा नहीं तो आपके पास इनहेरिटेंस के जरिए भी आ सकती है। एक और तरीका जो क्या है वो ये है कि इनहेरिटेंस, यानी कोई शख्स अगर मरता है तो उसके लीगल हेयर्स के पास जो है उसकी प्रॉपर्टी जा सकती है, और वो भी कंप्लीट ओनरशिप कहलाएगी। अच्छा, या फिर बाय वे ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ का चक्कर ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने कारोबार शुरू किया, आप उसके ओनर हैं, मालिक हैं, आपने उस कारोबार को स्टार्ट किया, अब वो जो आपका कारोबार था पहले तो सिर्फ चंद लाख रुपए तक था, फिर वो उसके अंदर ग्रोथ होती चली गई, आपने मुनाफा कमाया, आपने उसको बढ़ाते चले गए,
तो वो थोड़े टाइम के बाद उसकी ग्रोथ होने के बाद करोड़ों का भी हो सकता है। तो बाय वे ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रॉपर्टी भी आप मालिक बनते जाते हैं। जो आपकी प्रॉपर्टीज के जरिए के अंदर आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाते जाते हैं तो आप उसके मालिक हो जाते हैं। आपके पास एक शॉप है, फिर आपने क्या किया, दूसरी शॉप खरीद की और अपने कारोबार को उसके अंदर भी आपने बढ़ा दिया। तो इस तरीके से भी ग्रोथ के जरिए भी प्रॉपर्टी के मालिक बनते जाते हैं। अच्छा, अब हमारी टाइम जो है वो आउट हो रहा है, तो मैं इसको आपको जो है ना ये टॉपिक, तो बाकी का हम कल इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अब हम कर लेते हैं। अच्छा, परमिसिबल प्रॉपर्टी और मुबाहत refers to the property which not owned by any individual, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी एक शख्स की नहीं हो सकती। उसमें कौन कौन सी आ सकती हैं, अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं, सच एज सी, रिवर, फायर, वाइल्ड यानी जंगलात हो गए, एनिमल्स जंगलात के अंदर जो एनिमल्स रह रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स हो गए, और या फिर अनयूज लैंड जो होती है, अल अर्जल वाद, यानी कि वो जमीन जो कि किसी स्टेट से ताल्लुक होती है। आप कहते हैं ना गवर्नमेंट की जमीन है ये, तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो है किसी एक शख्स की जो है उसमें मुबाहत है, यानी उसमें हिंड्रेंस है, वो परमिसिबल प्रॉपर्टीज नहीं है किसी एक शख्स के लिए। परमिसिबल प्रॉपर्टी रेफर्स टू प्रॉपर्टी विच आर नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल्स। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। Complete ownership of a property could be gained through contract of the ownership और ट्रांसफर, यानी मिसाल के तौर पे अगर किसी ने जो है खरीद ली है वो प्रॉपर्टी, ठीक है, तो फिर इस तरीके से भी उसके अंदर हो सकता है। और बाय वे ऑफ जो है वो इनहेरिटेंस भी जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट की जा सकती है। ठीक है, अच्छा, और वो जो इस्लामिक स्टूडेंट्स के अंदर जो खरीदी हुई प्रॉपर्टी है या जब बाय वे ऑफ जो है कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको मिली है, तो उसको कहेंगे उकुदल तमलीकत, यानी कि बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो। अच्छा, उकुदल तमलीकियत डिवाइडेड इनटू थ्री, ये तीन किस्म का जो है वो हो सकते हैं। एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर चैरिटेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, या चैरिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी जो है एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है अगर कोई चैरिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर प्रॉपर्टीज एक्सचेंज भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये तीन किस्म की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके जरिए प्रॉपर्टी ली जा सकती है। अच्छा, एक्सपेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसके जो है वो इसकी भी चार जो है वो तरीके हैं। नंबर वन, आउटपुट, अल-इताज या प्रॉफिट अगर मिला है, या फिर क्या हुआ है, आउटपुट कहते हैं कि जैसे कि कोई अगर फसल उगाई गई हो, तो फसल जो है वो ग्रोथ करके बड़ी हो रही है और उसके जरिए जो है वो वहां से फ्रूट आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे आउटपुट। ठीक है, और दूसरा तरीका होगा कि प्रॉफिट के जरिए बढ़ सकती है, या फिर यील्ड, अलबुल्ला यानी यील्ड का मतलब हुआ कि या फिर बाय वे ऑफ ग्रोथ हो सकती है। प्रॉपर्टी की एक्सपेंशन के ये तरीके कार हैं तीन चार। अच्छा, सक्सेशन या अल खिलाफत, या जिसे हम कहते हैं वरासत के जरिए भी प्रॉपर्टी मिल सकती है। अल खिलाफिया क्या है, टेक्स प्लेस इनटू टू फॉर्म। नंबर वन, अ पर्सन हु टेक्स ऑफ अनदर प्लेस, यानी कि कोई शख्स किसी की मौत वाकई हो गई और उसकी जगह पर उसका बेटा आ गया या उसकी औलाद आ गई, तो एक ये हो गया। नंबर टू, अ प्रॉपर्टी विच टेक्स प्लेस फॉर अनदर। अच्छा, ऊपर वाले की जब हम बात कर रहे थे कि पर्सन टेक्स प्लेस ऑफ अनदर, यानी क्या हुआ, एक शख्स ने बेच दी और उसकी जगह पर दूसरे ने उसको खरीद लिया, तो ये भी एक बाय वे ऑफ सक्सेशन, यानी सक्सेसर उसकी जगह पर आ गया ना। अच्छा, उसके बाद जो नंबर सेकंड के ऊपर है बाय वे ऑफ
property which takes place of or another, yani inheritance al-irth. When a person dies, the ownership of his property is transferred to his heirs. ठीक है, with several condition. Number 1, the cost of the deceased funeral have been paid. उसमें फिर तरीका कार है. सबसे पहले जो बंदा मर गया है उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस निकाले जाएंगे. दूसरे नंबर पर उसके डेट्स होंगे वो निकाले जाएंगे. फिर तीसरे नंबर पर उसकी जो विल है उसके अंदर अगर किसी के नाम पर उसने कुछ प्रॉपर्टीज की हैं तो डिसीज की विल का जो उसकी जो इफेक्ट होता है 1.3 होता है तो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा. फिर जो लीगल हेयर्स होंगे आर एलिजिबल टू अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ जो उनका शेयर बनता होगा प्रॉपर्टी उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. The property is not gained by deceased through unlawful means. अगर जो कोई प्रॉपर्टी जो डिसीज की है जो गैर कानूनी तौर पर उसके पास है तो वो उसमें से माइनस हो जाएगी. वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में नहीं जाएगी. अच्छा, फिर कंपनसेशन के जरिए भी, यानी द कंपनसेशन दैट मस्ट बी मेड बाय पर्सन फॉर कॉजिंग डैमेज और लॉस ऑन अदर्स प्रॉपर्टी, यानी अगर किसी शख्स ने कोई किसी किस्म की कोई नुकसान पहुंचाए किसी और की प्रॉपर्टी को तो उसकी भी उसको कंपनसेशन देनी है. और कंपनसेशन के जरिए जो प्रॉपर्टी दी जाएगी वो दूसरे बंदा जो है उसका ओनर हो सकता है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्शियल ओनरशिप कैसे होगी कि पब्लिक ईजमेंट राइट होता है. जैसे पब्लिक ईजमेंट राइट ऑफ ईजमेंट आप जो है वो पढ़ेंगे. आपके पास ईजमेंट का जो है ये एक सब्जेक्ट है लॉ टॉट के अंदर आप पढ़ेंगे. ठीक है, राइट ऑफ ईजमेंट जो है वो पब्लिक राइट ऑफ ईजमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट राइट ऑफ ईजमेंट भी हो सकता है. पब्लिक राइट ऑफ ईजमेंट के अंदर मैंने आपको बताया कि रास्ता है, कोई रोड है तो उसको पूरी पब्लिक इस्तेमाल करिए, या पानी का वाटर फोर्स है वहां से पानी इस्तेमाल कर रहे हैं. या फिर जो है वो प्राइवेट ईजमेंट का राइट ये कि आपके बराबर में अगर आपका किसी और का घर है तो वहां से वो शख्स आपकी तरफ आने वाली रोशनी नहीं रोक सकता, उसके आपके हवा को नहीं रोक सकता. और फिर आपके घर के आगे से जो रास्ता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो आपका प्राइवेट राइट ऑफ ईजमेंट कहलाता है जो आप अपने घर के साथ एडजेसेंट या फिर आप इस्तेमाल करते हैं. उसके अंदर देखें कौन कौन से राइट्स आते हैं राइट ऑफ ईजमेंट. द मेन टाइप्स ऑफ हुकूकल इर्तिफाक या फिर जिसे हम राइट ऑफ ईजमेंट कहते हैं. सबसे पहले आता है राइट ऑफ वाटर या हक्कल शर्ब, और दूसरा आ जाता है हक्कल मजरा यानी वाटर फ्लो राइट. आपका पानी अगर आपका ड्रेनेज का वाटर है तो उससे आप जो है वो कोई नहीं रोक सकता, उसकी जो ड्रेनेज का सिस्टम उसमें से जाता होता हुआ जाएगा. हक्कल मसील यानी ड्रेनेज वाटर का राइट हो गया. ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया. अच्छा, उसके बाद हक्कल जिवार यानी नेबरहुड, पड़ोसी हैं आपके तो आपका राइट ऑफ नेबरहुड भी होता है उसमें. ठीक है. अच्छा वसीम आप अटेंडेंस ले रहे हैं. वसीम आप हैं अभी? तो आप एक काम करेंगे अपनी अटेंडेंस वगैरह आप लेते चले जाएं क्योंकि ये हमारी जो क्लास है ये बार बार डिस्कनेक्ट होने की वजह से अभी खत्म होने वाली है. इसमें 2 मिनट बाकी, तो मैं ये पढ़ाती चली जाऊँ, आप अपना जो है वो काम कर लें. अच्छा, उसके हक्कल जिवार, फिर उसके अंदर नेबरहुड का राइट है. हक्कल मुरूर यानी पैसेज राइट, रास्ता आने जाने का. हक्कल शुफा यानी प्रीएम्पशन, आपके पड़ोस में अगर कोई प्रॉपर्टी बिकती है तो सबसे पहले आपका हक बनता है कि आप उसको खरीद सकते हैं. अगर आपके पास पैसे नहीं है आप नहीं खरीद सकते तो फिर उसकी आपकी जगह कोई दूसरा भी उसको खरीद सकता है. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूजुफ्रक्स ओनरशिप ट्रांसफर यानी इस्तेमाल के लिए अगर प्रॉपर्टी दी जाएगी तो उसके लिए कौन किस किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं. उसमें लीज कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजरा, और सिंपल लोन पेंडिंग हो अगर आपका, यानी उसके अंदर आपका इस्तेमाल का, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लारा सिंपल लोन और लैंडिंग. अच्छा, अलवसिया फिर अल मुनाफा विल ऑफ यूजुफ्रक्स डोनेशन यानी किसी ने आपको प्रॉपर्टी जो है वो बाय वे ऑफ विल डोनेट किया ओनली फॉर यूज, यानी आपको कहा कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक चाहें, उसके बाद आप उसको प्रॉपर्टी को जैसे है वैसे छोड़कर जा सकते हैं. ठीक है. वक्फ कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भी प्रॉपर्टी जो है इस्तेमाल, जैसे कि कोई बिल्डिंग है और उसको वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर दे दिया गया है, फिर वो बिल्डिंग इस्तेमाल होती रहेगी लेकिन ये नहीं है कि उसको तोड़ के नहीं बना सकते. ठीक है. अब रिमूवल ऑफ ऑनरशिप किस किस तरीके से होगा, तो हमारे पास लास्ट मिनट बचा है बिल्कुल ही ना, तो ये बिल्कुल लास्ट हमारी पॉइंट है. सिचुएशन वेयर ओनरशिप कुड नॉट लीगली रिमूव इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस. सबसे पहले क्या है, यूज ऑफ अल शुफा प्रीएम्पशन का राइट.
जो है वो रिमूव नहीं हो सकता। अच्छा, कुड बी रिमूव, कुड नॉट नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ। अच्छा, वेयर द ओनरशिप कुड बी लीगली रिमूव्ड इन इस्लामिक जुरिसडिक्शन, सबसे पहले हक शुफा है, प्रीएम्पशन का राइट है, वो अगर किसी और को दे दें तो वो भी दे सकता है। द रिमूवल ऑफ ओनरशिप फॉर डेट सेटलमेंट, यानी किसी के अगर कर्ज अदा करना है, कर्ज में भी प्रॉपर्टी जा सकती है। द रिमूवल ऑफ प्राइवेट ओनरशिप